आइए आपको दिखाते हैं केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होने वाला है। केजरीवाल चुनाव प्रचार करेंगे, इस बात पर ही आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन वाले उछल रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं कि कितनी सीटों पर केजरीवाल की जमानत का असर हो सकता है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल को जमानत मिलते ही जैसे आम आदमी पार्टी से लेकर इंडिया गठबंधन में जान आ गई है और इसका सियासी आकलन भी शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार में केजरीवाल के असर को लेकर बयानों का दौर शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कुछ ज्यादा ही जोश से भर गए हैं और केजरीवाल के चुनावी अभियान में उतरने से बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भड़बड़ा रही है, फड़फड़ा रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो षड्यंत्र था अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के चुनाव पर असर डालने का, विपक्ष पर हमला करने का, आज उनका षड्यंत्र फेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के लोकतंत्र को बचाया है, इस देश के संविधान को बचाया है, वरना भारत को पाकिस्तान बनने से कौन रोक सकता था। अभी तक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली में रोड शो और चुनाव प्रचार कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल चुनाव प्रचार में उतरेंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ चुनावी अभियान को धार मिलेगी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे खुशी है कि केजरीवाल को अंतरिम बेल मिल गई है। मौजूदा चुनाव के लिहाज से इस फैसले से काफी मदद मिलेगी। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लिखा, मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिए गए अंतरिम जमानत आदेश का स्वागत करता हूं। इससे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि जैसे ही केजरीवाल चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो लोकसभा की 30 सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। इनमें पंजाब की 13 सीट, दिल्ली की 7 सीट और हरियाणा की 10 सीटों को मिलाकर 30 सीटें होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। अब आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल 22 दिन की इस जमानत पर कहां-कहां कितने दिन प्रचार कर सकते हैं। पंजाब में 1 जून को चुनाव है, यानी 20 दिन प्रचार कर सकते हैं। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है, यानी यहां 13 दिन प्रचार कर सकते हैं। हरियाणा में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, यानी 13 दिन प्रचार कर सकते हैं। अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। अपराध अभी भी वही है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला शराब नीति में किया गया, जिसके किंग पिन सूत्रधार अरविंद केजरीवाल। बीजेपी उनके आने और ना जाने से चुनाव नहीं लड़ रही थी। 2014 में भी अरविंद केजरीवाल बाहर थे, 2019 में भी बाहर थे। क्या फर्क पड़ता है जी? भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ रही है। यानी अगले 20 दिन केजरीवाल चुनाव प्रचार कर पाएंगे। अब आपको दिखाते हैं इससे आम आदमी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है। पंजाब में आप अकेले सभी सीटों पर लड़ रही है। दिल्ली में आप गठबंधन के साथ 7 में से 4 सीटों पर लड़ रही है। हरियाणा में आपने गठबंधन में 10 में से 1 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है। लोकसभा चुनाव में अभी 4 चरणों का मतदान बाकी है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और पंजाब भी शामिल हैं, जहां आपके प्रत्याशी मैदान में हैं। अब केजरीवाल को अंतरिम जमानत के बाद यहां प्रचार युद्ध तेज होने की पूरी उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। गुजरात के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में अहमदाबाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल गुजरात में लोकसभा चुनाव में खलल डालने के लिए धमकी भरे ईमेल पाकिस्तान से आए थे। अहमदाबाद पुलिस ने और क्या क्या बड़े खुलासे किए, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में।
गुजरात के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात के जिन 16 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, उनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक ये धमकी भरा मेल पाकिस्तान के फैसलाबाद के आर्मी कैंटोनमेंट से किया गया था। मेरी कोलीग डीसीपी लवीना और साइबर और क्राइम की टीम ने इस तपास को आगे बढ़ाया और ये जानने को मिला कि जो ये मेल भेजी गई थी वो mail.ru एक रशियन डोमेन से भेजी गई थी और उससे आगे जब तपास की गई तो ये जो मेल एक्सेस की गई थी मेल का वो उसकी लोकेशंस वगैरह वो पाकिस्तान के फैज़लाबाद ज़िले से आर्मी कैंटोनमेंट एरिया से भेजी गई। बीते 6 मई सुबह अहमदाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 16 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मौका वारदात पर पहुंची बम डिस्पोजल स्क्वाड और साइबर क्राइम को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। इस धमकी भरे मेल का मकसद सिर्फ गुजरात में होने वाले चुनाव को बाधित करना था, क्योंकि वोटिंग से ठीक 24 घंटे पहले ये धमकी भरा ईमेल किया गया था। उसमें लिखा था कि वो स्कूल को बम से उड़ा देंगे। इमीडिएटली सीपी सर ने डॉग स्क्वाड, BDDS और साइबर की टीम रवाना की और 36 के 36 स्कूल में चेकिंग के बाद ये पाया गया कि इसके पीछे कोई डर का माहौल उत्पन्न करने का उद्देश्य था। इमीडिएटली सीपी साहब और DGP सर ने अहमदाबाद और गुजरात के नागरिकों से अपील की कि इस मेल को इग्नोर करके चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। ये वही 16 स्कूल थे जिनमें लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी। इन स्कूलों को टारगेट करने का मकसद लोगों को डराकर दहशत फैलाना था ताकि आम लोग मतदान न कर पाएं। साइबर क्राइम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि ये ईमेल रशियन डोमेन mail.ru से किया गया था। टेक्निकल टीम की जांच में खुलासा हुआ कि इस ईमेल के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। तौहीद लियाकत नाम के आतंकी ने चुनावी प्रक्रिया में खलल डालने के लिए ये धमकी भरा मेल किया था। ये जो आरोपी है ये सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भारत विरुद्ध टिप्पणी करता रहता है, वीडियो भी पोस्ट करता रहता है और इसके अलग अलग नाम है। एक दूसरा नाम जो हमें अभी तौहीद लियाकत के अलावा इसका दूसरा नाम जो हमें मिला है वो हमाद जावेद है और ये सारे अलग अलग अकाउंट से इसका एक ही उद्देश्य रहता है, भारत विरुद्ध की टिप्पणी करनी और भारत में भय का माहौल फैलाना। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान में बैठे आकाओं के नापाक मंसूबे नाकाम कर दिए हैं। अब पूरे मामले की सघन जांच की जा रही है ताकि देश के दुश्मनों का भांडाफोड़ हो सके। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। पंचमहल में नीट परीक्षा घोटाले को लेकर पंचमहल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के अनुसार तुषार भट्ट नाम के मुख्य आरोपी ने परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को उतने ही प्रश्न हल करने को कहा जितने उन्हें आते हैं, बाकी OMR मार्कशीट को खाली छोड़ने की बात कही थी। आपको बता दें कि नीट परीक्षा पास कराने के नाम पर करीब 20 बच्चों से 10 लाख रुपए की ठगी की गई। इस मामले में तुषार भट्ट, आरिफ वोरा मास्टरमाइंड थे, जो इस समय दोनों फरार हैं। पंचमहल पुलिस ने तुषार भट्ट के करीबी परशुराम रॉय को गिरफ्तार किया, जिसकी भूमिका संदिग्ध है। पंचमहल पुलिस फिलहाल तुषार भट्ट और आरिफ वोरा की तलाश में। 3 आरोपी दिखाए गए थे, उसमें से एक आरोपी परशुराम बिंदनाथ रॉय जो बड़ौदा का रहने वाला है, उसकी धरपकड़ की गई है। उसकी सघन पूछपरछ अभी चालू है और उसके पास से ज़्यादा माहिती लेने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 2 और आरोपी, एक शिक्षक तुषार भाई रजनीकांत भट्ट और एक बिचौलिया आरिफ नूर मोहम्मद वोरा, इन दोनों को पकड़ने के लिए हमारी टीमें लगी हुई है और आने वाले समय में, नज़दीक के समय में वो पकड़े जाए, उसके लिए हमारे प्रयास जारी है। IIT गांधीनगर के छात्रों ने एक ऐसी गोल्फ कार्ट व्हीकल बनाई जो ड्राइवरलेस है। इसे गांधीनगर IIT के 10 छात्रों ने मिलकर बनाया। फिलहाल मानव रहित गोल्फ कार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और इस व्हीकल को बनाने में मात्र 65,000 रुपये खर्च आए। इस मानव रहित वाहन में किन किन तकनीक का इस्तेमाल किया गया, हमारी संवाददाता अतुल तिवारी अपनी इस विशेष रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं।
ड्राइवरलेस कार के बारे में हमने कई बार सुना हुआ है। ऐसी ही एक गोल्फ कार्ट IIT गांधीनगर के स्टूडेंट्स द्वारा तैयार की गई है, जो कि हमारे बिल्कुल पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, जिसमें एक सेंसर भी लगाया गया है। इस गोल्फ कार्ट की अगर बात करें तो इसको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से इसके अंदर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, ये खुद ही 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलती है। हमारे साथ जो IIT गांधीनगर के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने ये पूरा सॉफ्टवेयर और ये गोल्फ कार्ट तैयार की है, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या इसमें आपने तब्दील किया हुआ है, क्योंकि गोल्फ कार्ट की जब बात करते हैं तो उसको ड्राइव करना पड़ता है। शुक्रिया। मेरा नाम अनावर्त पंड्या है। मैं बीटेक का 4th ईयर का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। हमने एक पूरी ड्राइवरलेस कार बनाई, यानी कि मानव रहित चलने वाली कार। ये ऑटोनॉमस मोड और जॉयस्टिक मोड दोनों मोड्स में अवेलेबल है। कम्प्लीटली ड्राइवरलेस मोड में हमारे पास 2 सब सिस्टम्स हैं। एक कि जो स्टीयरिंग होता है वो एक कंट्रोल होता है अपने आप, और एक ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन एक दूसरा सब सिस्टम है जो कंट्रोल होता है। मैं आपको स्टीयरिंग के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो एक चेन मैकेनिज्म से कनेक्टेड है, एक मोटर के द्वारा, जिसको कमांड जा रहा है एक माइक्रो कंट्रोलर से, और ये कमांड ले रही है यहाँ पे ऑन बोर्ड PC से। ये PC यहाँ पे जॉयस्टिक से भी कनेक्टेड है। अगर मैं इस जॉयस्टिक को घुमाता हूँ तो वहाँ पे स्टीयरिंग घूमता है, जैसे कि आप देख रहे हो। और अगर मैं यहाँ पे एक बटन दबाता हूँ तो ये कम्प्लीटली ऑटोनॉमस मोड में चली जाती है, जिसमें भी ये लेन डिटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 पट्टियाँ हैं जिसमें ये लेन डिटेक्ट हो रहा है और ये स्टीयरिंग व्हील अपने आप चल रहा है। ये इमरजेंसी बटन है। अगर बाई चांस गाड़ी डीरेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो हम ये बटन दबा के इसको वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। हम दोनों ही मोड में ऑपरेट कर सकते हैं जिसमें ड्राइवर ना बैठे, बट फॉर सेफ्टी हम ड्राइवर एक बिठाते हैं। अगर ऑटोनॉमस में कुछ दिक्कत आई तो वो मैनुअल ओवरराइड कर देती है। तो IIT गांधीनगर के ये स्टूडेंट्स, अगर खास करके बात करें तो 10 जितने स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक के अपनी पढ़ाई के दौरान एक गोल्फ कार्ट ली, और गोल्फ कार्ट के अंदर जिस प्रकार से एक डिज़ाइन तैयार की है उसके माध्यम से अगर बात की जाए तो ये पूरी गोल्फ कार्ट अभी फ़िलहाल ड्राइवर लेस उन्होंने तैयार की है, जिस पे आने वाले दिनों में और भी संशोधन जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अगर ये सफल भी होती हैं तो आने वाले दिनों में रेस्टोरेंट हो या मॉल हो या एयरपोर्ट हो, वहाँ पे भी इस प्रकार की गोल्फ कार्ट जो है वो दिखाई दे सकती है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक। और आइए अब आपको लिए चलते हैं राजकोट की तरफ। राजकोट का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल अटल सरोवर बनकर तैयार है। पूरे सौराष्ट्र में अटल सरोवर इतना विशेष हो गया कि अटल सरोवर को देखने के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शाम ढलते ही सरोवर रंगीन लाइट से सराबोर हो जाता है। बीते 8 दिनों के भीतर यहाँ पर 1 लाख से अधिक लोग आ चुके हैं। ये राजकोट का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र अटल सरोवर है। शाम ढलते ही अटल सरोवर में सैलानियों की भीड़ जमा होने लगती है। म्यूजिक एंड फाउंटेन शो का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ हजारों की तादाद पर लोग पहुँचते हैं। राजकोट के लोगों को अटल सरोवर के तौर पर एक बड़ी सौगात मिली है। बीते 1 मई को इस अटल सरोवर का लोकार्पण हुआ था। तब से अभी तक यहाँ पर लाखों लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अटल सरोवर के इस फाउंटेन शो को दुबई के बुर्ज खलीफा की तर्ज पर बनाया गया है। फाउंटेन शो के दौरान फव्वारे की लहर 100 फीट तक ऊपर उठती है, जो कि पूरे भारत में सबसे ऊंची हाइट पर जाने वाला फाउंटेन शो है। राजकोट की जो डिमांड थी, राजकोट के लोगों की डिमांड थी, और खास करके जो बताओ तो जो उसके फाउंटेन है वो 100 फीट ऊपर जाते हैं। दुबई के जो बुर्ज खलीफा में जो 90 फीट तक है, राजकोट के जो फाउंटेन हम लोगों ने लगाया है, और संपूर्ण स्वदेशी यानी कि इंडियन प्रोडक्ट हम लोगों ने इसमें यूज़ किया। और अटल सरोवर का प्रोजेक्ट में 1 मई चुनाव की आचार संहिता के कारण 1 मई गुजरात स्थापना दिन को लोकार्पण हुआ। ये अटल सरोवर इसलिए खास है क्योंकि बीते 8 दिनों के भीतर ही इसे देखने वालों की तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है। युवाओं का ध्यान रखते हुए अटल सरोवर में कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं।
8 दिन से शुरू हुआ है, पर लोगों में उत्साह है और लोगों को एक जो उसका इमोशंस है उसके खुद की सिटी के प्रति, तो 1 लाख लोग ने यहाँ विजिट कर ली हुई है और लोग ये देखने आ रहे हैं कि हमारे राजकोट में क्या नया हुआ है, कैसे शुरू हुआ है। रात को 12-12 बजे तक लोग आते रहते हैं। यहाँ कई सारी राइड्स भी है, पर राइड्स हम आने वाले दिनों में धीरे धीरे शुरू करेंगे, पर अभी हमने वाटर लेजर शो शुरू कर दिया हुआ है। अटल सरोवर को सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ पर चिल्ड्रन प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन गार्डन, ओपन जिम, भूल भुलैया गार्डन और बच्चों के मनोरंजन के लिए टॉय ट्रेनों का भी इंतजाम है। कुछ ही दिनों में यहाँ बोटिंग की सेवा भी शुरू की जाएगी। हम राजकोट से ही है और ये जगह पे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर उन लोगों ने बनाया है, जो क्लीनलीनेस यहाँ पे हमको दिख रही है, स्वच्छता, और जो उस लोगों ने जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है और अटल सरोवर बनाया है, तो कई लोग घूमने आएंगे, इससे हमारे राज्य का नाम बढ़ेगा। और आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू है और सनसेट भी कितना अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे मेन बात जो है वो यहाँ का जो फेमस फाउंटेन है, वो जैसे कि हम लोग आउट ऑफ इंडिया में देखते हैं, जैसे कि दुबई हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे कितने सारे वाटर फाउंटेन और वो सब होता है, लेकिन यहाँ पे राजकोट में ये पहली बार हुआ है कि वाटर फाउंटेन हमें देखने को मिलता है। आने वाले दिनों में अटल सरोवर राजकोट समेत पूरे सौराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनने वाला है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को 100 स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाया गया है, जिसमें गुजरात के 6 शहर शामिल हैं। राजकोट में बना अटल सरोवर भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अक्षय तृतीया आज है और इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई। 146 वर्षों से चली आ रही परंपरा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए बहुत कुछ तैयारियां की जा रही हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां अक्षय तृतीया के मौके पर भगवान जगन्नाथ के रथ की विशेष पूजा के साथ सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ओडिशापुरी रथ यात्रा के बाद अहमदाबाद की रथ यात्रा देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है, जो पिछले 146 सालों से निकाली जा रही है। अहमदाबाद में एक दिन ऐसा होता है जब भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने और आशीर्वाद देने के लिए नगर का भ्रमण करते हैं। तो भगवान के रथ को मतलब समारकाम या बनाने के पहले उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार के भगवान से आज प्रार्थना किया गया कि भगवान आप जिस रथ पे विराजमान होकर के लोगों को दर्शन देने के लिए निकलने वाले हैं, हमें आप आज्ञा करें और हम आज से आपके रथ का निर्माण कार्य करें। इसमें खास करके भगवान नृसिंह का, चामुंडा माता का और महादेव की आराधना की जाती है कि ये तीनों भगवान जगन्नाथ जी के साथ में होते हैं। तो आज ये प्रसंग अक्षय तृतीया के दिन मनाया गया। भगवान जगन्नाथ के 147वीं रथ यात्रा की तैयारियां पूरे विधि विधान से शुरू की गई। हर साल की तरह इस बार भी अक्षय तृतीया के दिन तीनों रथों की चंदन पूजा होती है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के तीनों रथों को फूलों से सजाया जाता है। जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, जैसा मैंने कहा कि रथ यात्रा के पूर्व बहुत सारे प्रसंग होते हैं, तो उसमें जो आज एक अक्षय तृतीया का जो चंदन यात्रा का महोत्सव था वो संपन्न हुआ। अब दूसरा जो महोत्सव है वो जल यात्रा का है, जिसे ज्येष्ठाभिषेक यात्रा भी कहा जाता है। वो 22 जून को है और 22 जून को विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से एक शोभा यात्रा के रूप में 108 कलश में जल भर करके लाया जाता है। भगवान जगन्नाथ 7 जुलाई को नगर यात्रा पर निकलेंगे। उससे पहले रथ को पूरी तरह से मरम्मत किया जाता है। साथ ही रथ में लगने वाले रंग का विशेष ध्यान दिया जाता है और रथ यात्रा से पहले कई रस्मों की अदायगी भी होती है। भगवान जगन्नाथ जी की 147वीं रथ यात्रा अहमदाबाद नगर में 7 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निकलेगी। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पूर्व बहुत सारे महोत्सव होते हैं।
इन महोत्सवों में सबसे पहला महोत्सव जो रथ यात्रा का आता है, चंदन यात्रा आता है। इस दिन से भगवान को प्रार्थना किया जाता है, भगवान के रथों का निर्माण कार्य या समारकाम किया जाता है। इस आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा के लिए शासन प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य और ऐतिहासिक हो। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।